दोस्तों स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए सेक्शन 319 सीआरपीसी के ऊपर, जहां पर ये प्रावधान है कि एडिशनल एक्यूज्ड को समन किया जा सकता है। तो क्या सेक्शन 319 सीआरपीसी है, साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा 12 गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ट्रायल कोर्ट्स के लिए दी है, जिनको कि ट्रायल कोर्ट्स को बाउंड किया है कि जब भी 319 सीआरपीसी से आपको डील करना हो तो ये गाइडलाइंस है, 12 गाइडलाइंस, आपको इनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो क्या है ये गाइडलाइंस और क्या है अदर जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है 319 के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 319 सीआरपीसी, ये बेयर एक्ट क्या बोलता है कि सीआरपीसी का जो बेयर एक्ट आता है उसमें क्या लिखा है 319 के बारे में। ये बताता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। तो हेडिंग ही बताती है, टाइटल ही बताता है इस सेक्शन का कि यहां पर पावर है कोर्ट के पास उन लोगों के अगेंस्ट जो कि ऑफेंस के लिए ऐसा लगता है कोर्ट को कि वो गिल्टी हो सकते हैं, उस ऑफेंस को उन्होंने किया हो सकता है, उन लोगों के अगेंस्ट कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, इस पावर के बारे में बताया हुआ है। पहला क्लॉज क्या बोलता है, कहता है कि अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस का, और ये लगता है एविडेंस से, कोई एविडेंस आता है कोर्ट में कि एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज्ड, जो ऑलरेडी एक्यूज नहीं है उसमें, उस ट्रायल में या उस इंक्वायरी में, किसी और पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द एक्यूज्ड। तो जो इस केस में एक्यूज्ड है वो वाला जो पर्सन है, एनी अदर पर्सन, वो लगता है कि इस ट्रायल में उसको हम ट्रायल कर सकते हैं उसका, तो कोर्ट जो है अगर चाहे, अगर कोई एविडेंस आया है तो उस अदर पर्सन के अगेंस्ट वहां पर प्रोसीड कर सकता है फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। मान लीजिए कोई एफआईआर हो जाती है सेक्शन 498A आईपीसी में, बहुत कॉमन है आजकल, ट्रेंड चला हुआ है 498A के ऊपर 406 आईपीसी लगा दी जाती है। वाइफ जो है अपने इन लॉज पे, हस्बैंड पर, जो दूर के रिश्तेदार हैं, मैरिड सिस्टर्स हैं जो हस्बैंड की ऑलरेडी, अपने ब्रदर इन लॉज पर उनके, बहुत सारी ऐसी एफआईआर्स आजकल देखने को मिलती है। कंप्लेंट दे दी, एफआईआर लॉन्च होगी। पुलिस क्या करती है, कई बार क्या होता है कि कोई एविडेंस उनके अगेंस्ट मिलता नहीं है, तो सिर्फ मान लो 5 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई, बट 2 या 3 लोगों के अगेंस्ट ही चार्जशीट वहां पर कोर्ट में जमा की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 2 लोगों के नाम निकाल दिए पुलिस ने, तो जो ये प्रोसिक्यूशन होता है या कंप्लेनेंट साइड है, वो क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं वहां पर, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन, और चीफ एग्जामिनेशन में ही वही चीज़ें रिपीट कर दी जाती है जो एफआईआर में होती है, और उसके बाद एक 319 की एप्लीकेशन लगा दी जाती है कि इसकी मैरिड सिस्टर को, इसके जो ऑलरेडी उसका हस्बैंड है, मैरिड सिस्टर का मान लो हस्बैंड का जीजा जो हुआ है, उनको आप इस केस में इन्वॉल्व करो, समन करो। तो ये आपको मैंने बताया, जिन लोगों के चार्जशीट नहीं हुई उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाता है, जिन लोगों के अगेंस्ट मान लो एफआईआर भी नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है वहाँ पर कोर्ट में नोटिस करने की। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसीड करने की ज़रूरत है, वो इस ट्रायल में एक्यूज्ड होना चाहिए, तो कोर्ट जो है प्रोसीड कर सकती है। तो ये एग्जांपल जो मैंने दिया वो तो एक अलग चीज़ है, बट जनरल जो लैंग्वेज है आपकी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है, वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन्ड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे रिक्वायर। तो जो पर्सन वहां पर नहीं है, अटेंड नहीं कर रहा कोर्ट को, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको समन भी किया जा सकता है, जो भी सर्कमस्टांस हो। एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन समन, वैसे ही वो कोर्ट में है बट अंडर अरेस्ट नहीं है, समन भी नहीं है उसको भी कोर्ट जो है डिटेन करवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जो भी ऑफेंस की बात हो रही है तो भी वहां पर भी कोर्ट की ये भी पावर है कि उसको डिटेन भी किया जा सकता है। Where the court proceeds against any person under subsection 1, then the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and witnesses reheard। अब मान लो 2-3 विटनेसेस का जो भी है चीफ एग्जामिनेशन हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, बाद में किसी और पर्सन को वहां पर 319 के थ्रू समन किया, तो दोबारा से उस पर्सन के लिए क्या होगा, वो दोबारा ट्रायल चलेगा, पुराने जो भी विटनेस है उनको दोबारा से सुना जाएगा, उसका दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन जो भी है वो दोबारा होगा। द केस मे प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैज बीन एक्यूज्ड पर्सन व्हेन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन विच द इंक्वायरी और ट्रायल वाज कमेंस्ड। तो वो एक तरह से उसके लिए जो भी दोबारा नया पर्सन ऐड हुआ है, दोबारा ही एक तरह से पूरा ट्रायल वहां पर चलेगा, उसके लिए ये होगा कि कोर्ट ने बिल्कुल रीट्रायल कर दिया है।
रिसेंट जजमेंट की जो मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी ये दिसंबर 5, 2022 में इसमें डिसीजन आया है। इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। इसमें 12 गाइडलाइंस जो है ट्रायल कोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 319 से डील करते हुए बताई है। मोटी मोटी ही चीज़ क्या बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें बोला है कि सेक्शन 319 सीआरपीसी जो है ये ट्रायल कोर्ट को पावर देता है समन करने के लिए पर्सन्स अदर देन द एक्यूज्ड इफ इट अपीयर्स टू द ट्रायल कोर्ट्स दैट सच पर्सन्स हैव कमिटेड एन ऑफेंस इन दैट केस, कि अगर उस ऑफेंस में ट्रायल कोर्ट को लगता है कि इन लोगों ने भी कोई ऑफेंस किया हो सकता है, ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ट्रायल कोर्ट उनको समन करने की पावर रखता है। जो ट्रायल कोर्ट की पावर है अंडर 319 सीआरपीसी टू समन अ पर्सन अदर देन एक्यूज्ड कैन बी एक्सरसाइज्ड बिफोर एक्विटल और बिफोर सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन। मतलब एक्विटल से पहले कभी भी, ये नहीं है कि हाँ चार्जेस फ्रेम होने के बाद ही कर सकता है या 1 या 2 विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद, किसी भी वक्त कर सकता है, एक्विटल से पहले या फिर अगर कन्विक्शन करनी है, सजा होनी है उसको पर्सन को, उसके सेंटेंस से पहले किसी भी वक्त ट्रायल कोर्ट के पास पावर है एडिशनल एक्यूज्ड को समन करने की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अभी सुखपाल सिंह खेरा में बोला है। इससे पहले की एक जजमेंट है 2014 की, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। जब भी 319 की बात होगी, हरदीप सिंह की जजमेंट आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरास है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी ये बड़ी डिटेल जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। 92nd पैरा है इसका 319 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि thus in view of the above we hold that power under 319 CRPC can be exercised at the stage of completion of examination in chief and the court does not need to wait till the said evidence is tested on cross examination। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लो प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होता है, पहला विटनेस आया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, मान लो उसको नंबर दिया PW1, उसने अपना चीफ लिखवाया। अगर चीफ में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, इस पैरा के अकॉर्डिंग, अगर चीफ में कोई एविडेंस मिलता है कि किसी और पर्सन को इस केस में समन किया जा सकता है, तो वो चीफ के बेस पे भी ट्रायल कोर्ट जो है दूसरे किसी पर्सन को समन इशू कर सकता है। ट्रायल कोर्ट को ये बोला है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेटिस्फैक्शन होती है कि किसी और पर्सन की भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है तो आप उनको यहाँ पर बुला सकते हो। तो ये 92nd पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। 105 पैरा अगर बात करें तो इसमें बोला कि 319 की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट की, वो डिस्क्रिशनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली। ये नहीं है कि हाँ कैजुअल मैनर में आप किसी को भी समन कर रहे हो। सपोज FIR होगी 5 लोगों के अगेंस्ट, उनमें से 3 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट हुई, 2 लोगों को पुलिस ने कहा कि ये इनोसेंट है, मान लिया, ठीक है। अब बहुत बार होता क्या है कि उन्हीं एलिगेशंस पे फिर से PW1 लिखवा दिया जाता है, PW1 में वही एलिगेशन जो FIR में आ गए वो लिखवा दिए। तो अब आपको ये देखना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, और भी बहुत सारे जजमेंट्स में, कि जब वही एलिगेशन जो FIR में थे वही चीफ में आ रहे हैं तो कोर्ट को बहुत ध्यान से उसको देखना है, क्योंकि पुलिस ने एक बार इन्वेस्टिगेट उन एलिगेशंस पे कर लिया है, उसी के बेस पे 2 लोगों को इनोसेंट डिक्लेयर भी किया है। अब उन्हीं एलिगेशंस पे आप फिर से चीफ के बेसिस पे कोर्ट को ये बोला है कि आपको ध्यान से देखना है। पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर चुकी है, तो आपको देखना है कि कोई स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस होना चाहिए। जस्ट वहाँ पर उसने अगर बोल दिया तो ये नहीं है कि उन 2 लोगों को या और किसी पर्सन को भी आप समन भेज दो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कैजुअल मैनर में आपको एक्सरसाइज उसको नहीं करना। ये 105 में बहुत क्लियर बोला है। तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि जस्ट वहाँ पर चीफ लिखवा रहे होते हैं, वहाँ पर वाइफ की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से वो लिख देती है कि हाँ जी मेरे साथ ये हुआ, मुझे मारा पीटा, ये वो ऐसा वैसा, और उसके बाद 319 की एप्लीकेशन आ जाती है। कोर्ट जो है उसको बिना कुछ और देखे कि हाँ जी एलिगेशन लगा है तो हम समन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने वही एलिगेशन पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको और अच्छे से जांचे परखे, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तभी उस पर प्रोसीड करे। 106 पैरा, इसमें क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स मच स्ट्रॉन्गर एविडेंस देन मेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज कॉम्प्लिसिटी। मच स्ट्रॉन्गर एविडेंस, सिर्फ एलिगेशन से बात नहीं बनेगी। अगर आपको देखना है कि कुछ एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है तभी 319 एक्सरसाइज हो सकती है। कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर अंडर 319 CRPC अगर वहाँ पर कोर्ट की सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो कोई अगर एब्सेंस है, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसको 319 की पावर यूज़ नहीं करनी चाहिए।
तो ये 106 पैरा में बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। 116 पैरा, इट इज एविडेंट दैट पावर अंडर 319 CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अ पर्सन नॉट सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन or a person placed in the column 2 of the charge sheet and against whom cognizance had not been taken or a person who has been discharged। तो 319 जो है वो किसी के अगेंस्ट भी यूज़ की जा सकती है, जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं उसके अगेंस्ट भी, चार्ज शीट में जिसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया उसके अगेंस्ट भी, या फिर कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया है, किसी पर्सन को चार्जेस ही फ्रेम नहीं किए, उसके अगेंस्ट भी 319 यूज़ की जा सकती है। तो 319 का स्कोप बहुत बड़ा है, किसी के भी अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, बट बहुत ध्यान से ट्रायल कोर्ट को इस पर काम करना चाहिए। अब मतलब क्या हुआ इसका पूरा क्रक्स अगर हम बात करें तो जब कोई स्ट्रॉन्ग और कोजेंट एविडेंस है तभी जो है 319 की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस की बेंच ने कोर्ट में बोला है। पावर जो है बेसिक कैजुअल मैनर में नहीं यूज़ की जा सकती। टेस्ट to be applied as laid down by this court is one which is more than prima facie case। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ prima facie case है जो चार्जेस फ्रेम करने के लिए चाहिए होता है, ये more than prima facie case है जो कोर्ट को बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा गाइडलाइंस की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है 319 की पावर कैसे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए कोर्ट को, उसके बारे में ये जो 5 दिसंबर की सुखपाल सिंह खेरा की जजमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, इसमें क्या बोला है। पहली, इफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट फाइंड्स एविडेंस और इफ एप्लीकेशन अंडर 319 CRPC इज फाइल्ड रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन इन कमिटिंग द ऑफेंस बेस्ड ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड एट एनी स्टेज, ध्यान रखना एट एनी स्टेज इन द ट्रायल बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑन एक्विटल और सेंटेंस, इट शैल पॉज द ट्रायल एट दैट स्टेज। तो जब भी ये 319 की एक्सरसाइज करनी है पावर, कोई एप्लीकेशन आती है या कोर्ट को लगता है कि कोई एविडेंस है, उसी वक्त ट्रायल कोर्ट जो है उसको वहां पर रोक देगा, पॉज कर देगा। द कोर्ट शैल देयर अपॉन फर्स्ट डिसाइड द नीड और अदरवाइज टू समन द एडिशनल एक्यूज्ड एंड पास ऑर्डर्स देयर ऑन। तो सबसे पहले ट्रायल को रोककर कोर्ट डिसाइड करेगा, ये सेकंड गाइडलाइन में है, कि इसमें एडिशनल एक्यूज को कोई ऑर्डर पास करना है, समन करना है या नहीं करना। अगर डिसीजन होता है कोर्ट का कि 319, इफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज टू एक्सरसाइज द पावर अंडर 319 समन द एक्यूज्ड, सच समनिंग ऑर्डर शैल बी पास बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द ट्रायल इन द मेन केस। तो अगर कोर्ट को लगता है कि समन करना चाहिए एडिशनल एक्यूज्ड को, वो समन करे, तब तक के लिए ट्रायल रोक दे, आगे बढ़ने से पहले उसको समनिंग ऑर्डर वहां पर हो जाना चाहिए। फोर्थ गाइडलाइन, अगर समनिंग ऑर्डर जो है एडिशनल एक्यूज्ड का पास होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एट विच इट इज पास्ड, कोर्ट शैल ऑल्सो अप्लाई इट्स माइंड टू द फैक्ट एज टू वेदर सच समन्ड एक्यूज इज टू बी ट्राइड अलॉन्ग विद द अदर एक्यूज्ड और सेपरेटली। अगर एक नए पर्सन को एक्यूज्ड बनाकर वहाँ पर समन किया जाता है तो कोर्ट को ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, जो ऑलरेडी वहाँ पर एक्यूज्ड है, उनके साथ उसका ट्रायल करना है या सेपरेट ट्रायल करना है। तो सेपरेट भी कर सकता है, ये भी क्लियर यहाँ पर हो गया है। इफ द डिसीजन इज फॉर जॉइंट ट्रायल, अगर कोर्ट को लगता है कि जॉइंट ट्रायल करना है, द फ्रेश ट्रायल शेड बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ द समन्ड एक्यूज्ड। तो जॉइंट ट्रायल अगर करना है तो उनको जब वो आ जाए समन्ड एक्यूज, तभी जो है फ्रेश ट्रायल वहां पर स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये लगता है कोर्ट को कि समन्ड एक्यूज का ट्रायल जो है सेपरेट होना है, ऑन सच अदर ऑर्डर बीइंग मेड देयर विल बी नो इम्पेडिमेंट फॉर द कोर्ट टू कंटिन्यू एंड कंक्लूड द ट्रायल अगेंस्ट द एक्यूज्ड हु वर बीइंग प्रोसीडेड विद। अगर सेपरेट ट्रायल ही करना है, जिनको बाद में समन किया है, तो पुराने वाले एक्यूज का ट्रायल चलता रहेगा और उसका फिर अलग चलेगा, उसके साथ वो प्रोसीड कर सकता है पुराने ट्रायल के साथ। सेवेंथ, इफ द प्रोसीडिंग पॉज्ड एज इन वन above in a case where the accused who were tried to be acquitted and the decision is that the summoned accused can be tried afresh separately, there will be no impediment to pass the judgment of acquittal in the main case। अगर कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूज है उसको एक्विट हो गया है, डिसीजन हो गया है, तो समन ट्रायल को वो जो बाद में समन हुआ है एक्यूज, उसका ट्रायल जो है फ्रेश वो सेपरेट कर सकता है। एट्थ, इफ द पावर इज नॉट इन्वोक्ड और एक्सरसाइज इन द मेन ट्रायल टिल इट्स कंक्लूजन and if there is split up case, the power under 319 can be invoked or exercised only if there is evidence to that effect, pointing to the involvement of additional accused to be summoned in the split up bifurcated trial। तो अगर कहते पावर नहीं यूज़ की, ठीक है, और बाद में मान लो कोई स्प्लिट हो जाता है ट्रायल किसी भी तरह का, तो जो 319 की पावर है उसको ध्यान से आपने देखना है कि हाँ ऐसा एविडेंस भी आया है, तभी वो आगे वहाँ पर उसको एक्यूज को समन करेगा। नाइन्थ,
इफ़ आफ्टर आर्गूमेंट्स आर हर्ड एंड द केस इज रिजर्व फॉर जजमेंट, बिल्कुल लास्ट में जब आर्गूमेंट्स भी होगी, जजमेंट को रिजर्व कर दिया, occasion arises for the court to invoke and exercise the power under 319 CRPC, the appropriate course for the court is to set it down for rehearing. अगर लास्ट में जाकर रिजर्व होने के बाद कोर्ट को लगता है कि 319 की पावर एक्सरसाइज करनी है, तो कोर्ट को क्या है, दोबारा सुनना चाहिए वो, ठीक है, कोर्ट को रीहियरिंग वहाँ पर देनी चाहिए. ऑन सेटिंग इन डाउट फॉर रीहियरिंग, जब रीहियरिंग की बात होती है, द अबव लेड प्रोसीजर टू डिसाइड अबाउट समनिंग, होल्डिंग ऑफ ज्वाइंट ट्रायल और अदरवाइज शेल बी डिसाइडेड एंड प्रोसीडेड विद अकॉर्डिंगली. अब बिल्कुल लास्ट में जब जजमेंट रिजर्व हो गई, कोर्ट को अब पढ़ने पे लगा कि नहीं किसी और को भी बुलाना चाहिए, तो उसके बाद फिर से वही चीज़ें सब सोच विचार के कि हाँ जो नया एक्यूज्ड आएगा उसका ज्वाइंट ट्रायल करना है, अलग करना है, वो सारी चीज़ें जो है कोर्ट फिर डिसाइड करेगा. Even in such a case, at that stage, if the decision is to summon additional accused and hold a joint trial, the trial shall be conducted afresh. A de novo proceedings be held. अगर लगता है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भी कि एडिशनल एक्यूज को ज्वाइंट ट्रायल करवाना है, तो एक तरह से डी नोवो प्रोसीडिंग होगी, बिल्कुल नया ट्रायल, री ट्रायल होगा, वो सारा कुछ नए ट्रायल की तरह काम होगा उसमें. 12th एंड द लास्ट, इफ इन दैट सर्कमस्टांस द डिसीजन इज टू होल्ड अ सेपरेट ट्रायल इन केस ऑफ समन एक्यूज एज इंडिकेटेड, अगर वहाँ पर उस टाइम लगता है कि नहीं सेपरेट ट्रायल करना है, जो भी नया एक्यूज आया है, मेन केस जो है वो डिसाइड किया जा सकता है वहाँ पर बाय प्रोनाउंसिंग द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस, देन प्रोसीड अफ्रेश अगेंस्ट समन एक्यूज्ड. तो जो भी है उसको कन्विक्शन वगैरह जो भी करनी है वो की जा सकती है, और अगर एक्विटल है द ऑर्डर शेल बी पास टू दैट इफेक्ट इन द मेन केस एंड देन प्रोसीड फ्रेश अगेंस्ट द समन एक्यूज्ड. जो पुराना वाला केस है उसमें ऑर्डर पास कर दिया एक्विटल का, और नए जो एक्यूज वहाँ पर समन किए गए हैं उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सकता है, एक तरह से फ्रेश ट्रायल हो सकता है. तो ये 12 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं. ट्रायल कोर्ट बहुत बार मैकेनिकल वे में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार मैकेनिकल वे में बिना कुछ देखे सिर्फ 2 लाइनें पढ़ते हैं कि हाँ जी ये मारपीट हुई या कुछ भी किसी भी तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग एलिगेशन लगाया, और एक ही दम 319 को इन्वोक करके वहाँ पर एडिशनल एक्यूज्ड को बुला लेते हैं, हरास करते हैं. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इस तरह की जजमेंट्स को कलेक्ट करना है, और अगर इस तरह की आप कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हो तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप कर सकते हो. कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हो. कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज सकते हो. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.